माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5 साइंस बुक का। द चैप्टर नेम इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले हम लोग चैप्टर समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, लेकिन आगे दूसरे वीडियोस में। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम लोगों को आगे का नोटिफिकेशन मिल जाए। And I think it will help you a lot. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw the cork resemble the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. एक साइंटिस्ट, उनका नाम था रॉबर्ट हुक, वो क्या किए थे, एक कॉर्क का स्लाइस लेके वो अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उसका एक्सपेरिमेंट किए थे और वो देखे थे कुछ छोटे छोटे रूम जैसा उसमें डिविजन्स है। नाउ व्हाट इज़ कॉर्क? कॉर्क इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस है जो पेड़ के बार्क से आता है। दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से ये ऑब्जर्वेशन किया। रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस सेल्स। Cell is a thin word for a little room. Cell is a Latin word for a little room. रॉबर्ट हुक इस सब छोटे छोटे बॉक्सेस को नाम दिए थे सेल। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है a little room, छोटा रूम। दिस may seem to be very small and insignificant incident. ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट था, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। लेकिन ये साइंस की हिस्ट्री में बहुत important है। This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. ये वो पहला समय है जहाँ पर किसी ने तो ऑब्जर्व किया कि लिविंग थिंग्स बहुत छोटे छोटे यूनिट से बने हुए हैं। बायोलॉजी में इसी को सेल बोला जाता है। अब देखो, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे तैयार होता है? इसके लिए हमको क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब। एक ऑनियन बल्ब से एक छोटा सा पीस ले लो। विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप वी कैन पील ऑफ द स्किन। फोर्सेप के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उस स्किन को हटा देंगे। ऊपर के स्किन को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। फ्रॉम द कनकेव साइड और इनर लेयर ऑफ द ऑनियन। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन ए वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। फिर उसको हम एक वॉच ग्लास में डालेंगे जिसमें पानी होगा। क्यों डालेंगे? बिकॉज दिस विल प्रिवेंट द पिल फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। इसको वो जो वाटर है वो इसको सूखा होने से बचाएगा। वॉट डू यू डू विद दिस पिल? हम लोग इस पिल से अब आगे क्या करेंगे? लेट अस टेक अ ग्लास साइड। हम लोग एक ग्लास साइड लेंगे, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, फिर उसके ऊपर एक वाटर ड्रॉप डालेंगे एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पिल फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। एक छोटा सा पीस लेंगे पिल का वॉच ग्लास से, फिर स्लाइड में डालेंगे। मेक श्योर दैट द पिल इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। और ये श्योर हो जाएंगे कि पिल उस स्लाइड के ऊपर परफेक्टली फ्लैट होकर बैठा हुआ है। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पिल। एक बहुत ही पतला कैमल हेयर पेंट ब्रश चाहिए पिल को ट्रांसफर करने के लिए। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाई अ कवर स्लिप। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे और उसके ऊपर कवर स्लिप डाल देंगे। टेक केयर टू avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of mounting needle। और ये ध्यान रखना है कि एयर बबल ना घुस जाए उसमें। अब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे। क्या देखेंगे? What do you observe as we look through the lens? I can draw the structures and we're able to see through the microscope। हम लोग नीचे एक पिक्चर है वो आगे हम देखेंगे उसमें कि कैसा दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर वो ऑनियन पिल। देखो ये वाला डायग्राम छोटा छोटा रूम या कंपार्टमेंट के जैसा दिखता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल। और उसके अंदर जो ब्लैक डॉट दिख रहा है वो होता है न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस के अलावा सेल में और जो वाइट पोर्शन है वो एक फ्लूइड है। वो बेसिकली वाइट नहीं होता, लेकिन इधर से देखने को लगता है कि वाइट, वो पोर्शन का नाम है प्रोटोप्लाज्म। चलो अब हम नेक्स्ट आगे पेज की ओर बढ़ते हैं। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। इसको अच्छे से पढ़ना होगा कि कौन सेल को फर्स्ट डिस्कवर किए थे। रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665।
उसके बाद वाला लाइन देखो, लीवेनहुक इन द ईयर 1674 विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने जो सेल आविष्कार किया था वो डेड सेल था और लीवेनहुक ने जो आविष्कार किया था वो लिविंग सेल था। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने आविष्कार किया था न्यूक्लियस को, जो ब्लैक डॉट हम बोले पिछले पेज में, इन द ईयर 1831। और पार्किंजी एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म का आविष्कार किया था इन द ईयर 1839। आगे हम और 2 साइंटिस्ट का नाम इधर मिल रहा है, स्लाइडेन 1838 एंड स्वान 1839। इन दोनों ने आविष्कार किया था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या प्रपोज कर रहा है, दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सब प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने हुए हैं एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और हमारे बॉडी लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है, सेल। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाई वर्कचाओ। सेल थ्योरी को और एक्सपेंड किए थे वर्काओ ने 1855 में। बाई सजेस्टिंग दैट, उन्होंने क्या बोला था, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारा सेल्स उससे पहला प्री एग्जिस्टिंग सेल से तैयार होता है। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, जब 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया, इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स। तब हम लोग को पता चल गया कि सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म ही नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी रहते हैं जो सेल को हेल्प करता है वेरियस फंक्शन करने में। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जब मैग्नीफाइंग लेंस आविष्कार हो गया तब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में चेंजेस आ गया। इट इज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। ये देखा गया कि एक सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म ही बन सकता है। जैसे अमीबा, वो यूनिसेलुलर एनिमल है जिसके बॉडी में एक सेल रहता है, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिनके बॉडी में बहुत सारा सेल रहता है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा क्या, ह्यूमन बीइंग और अदर हायर एनिमल्स। एमीबा के अलावा भी और कुछ यूनिसेलुलर एनिमल्स है जिनका बॉडी एक सेल से ही बना होता है। वो है क्लामाइडोमोनास, पैरामेशियम एंड बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि मतलब सिंगल। उसके बाद हम क्या बोले कि ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी। एक सिंगल बॉडी बहुत सारे सेल से बना हो सकता है लेकिन उसका फंक्शन अलग अलग होता है, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कुछ फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। इधर देखो कुछ पिक्चर्स है सेल्स का जो हमारे बॉडी में ही रहता है। ऊपर में देखो ब्लड सेल्स हैं, फिर नर्व सेल, फिर फैट सेल, बोन सेल, स्पर्म, ओवम एंड स्मूथ मसल सेल। इनके बारे में हम और आगे फर्दर क्लास 10 में जानेंगे। उसके बाद देखो सेल, एनिमल सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन जैसा रहता है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सेल का एकदम बाहर का पोर्शन है जो सेल के अंदर के पोर्शन से इसको अलग करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, कुछ मटेरियल है जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो हमारे सेल के अंदर एंटर करने के लिए रोकता है ये प्लाज्मा सेल। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। इसलिए इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज ये सिलेक्शन करके कुछ अनवांटेड सब्सटेंस को बाहर रखता है और जो हमारे सेल के लिए बहुत नेसेसरी है उसको अंदर डालता है। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. हमारे सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर से निकल जाता है और ऑक्सीजन सेल के अंदर आता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूशन। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूशन अर्लियर चैप्टर्स। हम लोग पढ़ लिए थे डिफ्यूशन का मतलब क्या है। वी सॉ दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन कंसंट्रेशन ऑफ लो। डिफ्यूशन किसको बोलते हैं? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कुछ सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है। तो ये होता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन सेल्स व्हेन फॉर एग्जांपल सब सब्सटेंसेस लाइक CO2 accumulates in high concentrations inside the cell। ये कब होता है? जब देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल के अंदर बहुत ज़्यादा परिमाण में हो जाते हैं। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू दैट।
और बाहर के पर्यावरण में, मतलब एटमॉस्फेयर में जो CO2 होता है सेल के बाहर हम बोल रहे हैं, वो सेल के अंदर से उसका कंसंट्रेशन बाहर का जो CO2 है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तब क्या होता है, एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, जब ये कंसंट्रेशन का डिफरेंस बहुत ही बढ़ जाता है तब क्या होता है, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल। तब डिफ्यूजन प्रोसेस से CO2 सेल के बाहर आने लगता है, बिकॉज हम जानते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक बढ़ता है मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। सिमिलरली O2 एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और तब O2 का एंट्रेंस होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल के अंदर, when the level or concentration of O2 inside the cell decreases. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन आ सकता है, जैसे व्हाट इज डिफ्यूजन, उसके बाद CO2 एंड O2 का एक्सचेंज कैसे होता है बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इसमें रोल क्या है। Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such selectively permeable membrane is called. Water भी इसी लॉ के ज़रिए एंटर करता है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से, उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। Thus, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं। पहले तो व्हाट इज ऑस्मोसिस और हाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन plays an important role for the osmosis of water or movement of water from our body. What will happen if we put an animal cell or plant cell into a solution of sugar or salt in water? क्या होगा अगर हम शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन के सोल्यूशन में हम हमारे प्लांट और एनिमल सेल को डाल दें। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। 3 चीज़ हो सकता है। पहला, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, जो मीडियम में हम लोग सेल को रखने वाले हैं उसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। इसका मतलब अगर आउटसाइड सोल्यूशन बहुत पतला और डाइल्यूट हो जाएगा, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सेल वाटर को गेन करेगा ऑस्मोसिस प्रोसेस से इस सोल्यूशन को, और वो सोल्यूशन और भी हल्का हो जाएगा, मतलब डाइल्यूट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। उसके बाद देखो नंबर 2 में, इफ द मीडियम हैज एक्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, अगर सेल के अंदर जैसा वाटर कंसंट्रेशन है बाहर भी ऐसा ही है, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। इस सोल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। एंड इफ द मीडियम हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, अगर मीडियम का वाटर कंसंट्रेशन सेल के लिए कम है, मतलब सेल से कम है, तब क्या होगा, मीनिंग दैट इज ए वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ये बहुत कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन है। सो द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, तब सेल वाटर को लॉस करने लगेगा और इस सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हम लोग जब क्वेश्चन देंगे तब ये सब उसमें होगा। अच्छा, ये मेरे वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, पहले सुन लो, समझ लो कि तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो तुम लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, हम उसका जवाब देंगे। ये चैप्टर समझने के लिए अभी 3-4 वीडियोस और 3-4 क्लासेस और भी करना होगा, तो आगे वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे पढ़ाएंगे और समझाएंगे।